नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी। आज हमने सोचा कि अड्डा में चीन वाले मामले पे बातचीत की जाए। कई विषय थे, विचार किया गया इस पे। दिल्ली में चार्जशीट वाला मामला भी चल रहा है, कोरोना पे अक्सर हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि चीन पे इसलिए बात करनी चाहिए कि एक महत्वपूर्ण बैठक है कल, और उससे पहले इस विषय को समझना कि दरअसल मामला क्या है ज़रूरी है और किस हद तक मामला पहुँच चुका है। तो इसीलिए आज चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है और उसकी वजह से एक तनाव की स्थिति बन गई है, उस पर बातचीत करेंगे। तकरीबन 1 महीना हो चुका है और दोनों साइड के सैनिक आमने सामने हैं, जिसको कहते हैं कि मिरर डिप्लॉयमेंट, यानी एक साइड में वो, एक साइड में वो। संख्या भी बताई जा रही है कि 5,000 सैनिक उनके, 5,000 हमारे, ये खड़े हैं। और कल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की एक बातचीत होनी है और इस बातचीत से हल निकल सकता है, यह बात शायद ना भी बने। तो ये एक तस्वीर है। समझने की कोशिश ये होगी कि आज अगर कल बात नहीं बनती है तो आगे क्या होगा, और बार बार चीन ये हिमाकत क्यों करता है, उसको क्या दिक्कत है, क्या सीमा विवाद के जो हमारे समझौते किए गए थे 1993 में और 2005 में भी जो कुछ किया था वो ठीक नहीं था क्या, गड़बड़ था क्या। इन सारे पहलुओं पर आज समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चीन की इस हिमाकत का भारत किस तरह से जवाब दे, जिससे कि उसको बार बार ये करने की ज़रूरत न पड़े। एक मुद्दा बीच में और लाऊंगा मैं, वो नेपाल का है। चीन की शह पर नेपाल ने भी एक सीमा विवाद रखा है, जो शारदा और तीस्ता नदी के बीच का जो इलाका है, जिसको लेकर के बार बार वो विवाद करता, उस पर बातचीत होगी। लेकिन परिचय आपका अपने मेहमानों से कराऊं। मेरे साथ विष्णु प्रकाश जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, ऐसे मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या डिप्लोमेटिक चीज़ें हो रही हैं, उनको कैसे हल किया जाए। फुनचोक स्टोपडन है, ये भी पूर्व राजनयिक हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, समझेंगे। सुशांत सरीन जी होंगे, स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्योंकि मामला तनातनी का है और मिरर डिप्लॉयमेंट का है, तो सिन्हा साहब बताएंगे कि उसमें क्या करना चाहिए हमें। और आलोक मेहता जी हैं, एक पत्रकार की नज़र से, एक संपादक की नज़र से, और चूँकि उनका लंबा अनुभव है और उनकी मेरे ख्याल में वो उसके गवाही रहे होंगे जब नरसिम्हा राव के ज़माने में वो समझौता हुआ होगा, तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो विष्णु प्रकाश जी, मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि दोनों देशों के बीच में बार बार ये विवाद होता है और चीन हमेशा एग्रेशन के साथ आता है। अब वहाँ तक हम नहीं जाते कि वो जो उसने अपना हमारे ज़मीन का इलाका कर लिया, आप ठीक है LAC के बाद की बात करें, तो उससे आगे वो बार बार इंट्रूजन करता है और उसके बाद स्थिति को गरमाता है। ये स्थिति क्यों बार बार बनती है? क्या वो जो 1993 का हमारा समझौता है उसमें कुछ पेंच है क्या? देखिए, जब 1988 में राजीव गांधी गए थे चीन में और हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, तो हमारे दोनों की इकोनॉमीज, हमारे दोनों की अर्थव्यवस्था तकरीबन बराबर थी। आज चीन अपने आप को तुलना करता है अमेरिका के साथ। उसकी जो इकोनॉमी है हमसे 4 गुनी है, उसकी मिलिट्री में जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, हमसे 3 गुना है। और चाइना का ये एक तरीका है जिसको क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म कहते हैं, क्रीपिंग एनक्रोचमेंट कहते हैं। तो ये वो लगातार करता है, साउथ चाइना सी में कर रहा है, हमारे साथ भी कर रहा है। और जो LAC है वो डिलिनेटेड नहीं है, तो ये चाइना को सूट करता है, क्योंकि कहा जाता है कि चीन जो फैक्ट्स हैं वो क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चर करता है और उसको डिक्लेयर कर देता है कि साहब ये फैक्ट्स हैं, और उसके बाद लग जाता है। तो आप ये देखेंगे कि 2013 के बाद चीन की जो पॉस्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। 2013 से लेकर 17 तक 4 बार स्टैंड ऑफ हुआ, और इस बार तो जिस स्केल पे हो रहा है, जो टाइमिंग है वो ऐसी है जो कि चिंता का विषय है। तो ये चीन की प्रवृत्ति है और चीन दुनिया पे राज करना चाहता है। वो हर कोशिश, हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, पर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी तरह जो रिश्ता है उसको इवन कील पे रखें, उसको ख़राब ना होने दें, क्योंकि हमारे हित में नहीं है और शायद चीन के हित में नहीं है। तो यही प्रयत्न हम लगातार करते आ रहे हैं।
बातचीत के जरिए मामलों को सुलझाने की। सुशांत सरीन जी, मेरी आवाज आपको आ रही होगी। जी जो बातचीत होने वाली है उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बात बन जाएगी या नहीं बनेगी। नहीं बनी तो क्या होगा? नहीं, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बात बनेगी, क्योंकि अगर बात बननी होती तो बात यहाँ तक पहुंचती ही ना। लेकिन अगर बात नहीं भी बनेगी तो इसमें हमारे को कोई बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, हौसला रखना चाहिए। ये एक लिहाज से जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गेम ऑफ चिकन चल रहा है। हमारे को कोई नीजक रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। हमारे को कोई अपना संयम खोने की जरूरत नहीं है। भारत की जो सेना जिस तरीके से वहां पर इकट्ठी हो रही है, हमने अपना दबाव उनके ऊपर बनाया हुआ है। चीन की तरफ से जो हमको हड़काने की कोशिश की गई, उसका कोई बहुत ज्यादा उनको असर नजर नहीं आया। यही चीज उन्होंने डोकलाम में भी की थी, अपने मीडिया को और तमाम चीजों को इस्तेमाल करके, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ा नहीं। मेरे ख्याल हमको हमारी जो बेसिक पोजीशन है, इस जो अभी का जो विवाद है उसको लेकर के उस पर अड़िग रहना चाहिए। और अगर इसमें समय लगता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जिससे आगे चलकर, जिसको स्ट्रैटेजिक लेवल पर बोलते हैं, आपको बाद में खामियाजा हो। अगर इसका मतलब ये है कि चीन से हमारे रिश्ते इस स्टैंड ऑफ से को लेकर के मजीद खराब होंगे, मैं तो उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि हमने चीन से रिश्ते अच्छे करने के चक्कर में अपना काफी नुकसान हम करवा चुके हैं और करवाते आ रहे हैं। तो अगर थोड़े से रिश्ते बिगड़ते हैं और हमारे यहाँ पर कूटनीतिक स्तर पर और सामरिक स्तर पर थोड़ा सा होश आता है कि हमारे को जो वो नॉन अलाइनमेंट वाली हम नीति लेकर चल रहे थे, वो आगे चलकर नहीं रह सकती। जो एक इक्वी डिस्टेंस की हम बात करते थे या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की हम बातें करते थे, तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की अभी पोल खुल जाएगी हमारे सामने। तो हमारे को अपनी जो ताकत में, जो एम्बेसडर साहब ने अभी बात की कि चीन और भारत के बीच में जो अब अंतर आ गया है, उसको अगर हमारे को बैलेंस आउट करना है, तो फिर बैलेंस आउट तो हम दूसरों के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो कुछ हमारे को अपनी औकात दिखानी पड़ेगी और कुछ बाकियों की औकात अपने पीछे लेकर आनी पड़ेगी। जी सुशांत जी, मेरा तो सवाल ही यही है, मैं इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ऑफिशियली 5000 सैनिक वो, चूंकि एक समझौते के तहत वो एक फिगर बोला जाता है, इसलिए 5000 है। अदरवाइज तो रिपोर्ट से भी कहती है कि 10,000 सैनिक उधर खड़े हैं। हमारे साथ भी है, मेरा डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। इस बार आप सभी लोग कह रहे हैं कि तनातनी कुछ ज्यादा है। मेरा सवाल ये था जो मैंने आपसे पूछा था, वही उसी सवाल को मैं आगे भी बढ़ाता हूं कि अगर बात नहीं बनती है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे? हम क्या करेंगे? हम क्या छोड़ देंगे 3 किलोमीटर अंदर चले आए तो हम नहीं मानते, ठीक है, गलवान और प्योंगयांग के आसपास के इलाके या दूसरे, चूंकि हमारा जो बॉर्डर है ना 4000 किलोमीटर के आसपास का, वो बहुत जगहों पे वल्नरेबल है। तो हमें, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो कारण है उनको समझना पड़ेगा, उसको रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक की जो स्ट्रेटजी वो काम कर नहीं रही। आलोक मेहता जी, जो तस्वीर आपके सामने में रखी जा रही है, इस समय तनातनी बनी हुई है, 1 महीना हो गया है और कुछ दिन पहले तो झगड़ा भी हुआ था। क्या ये हमको अपनी स्ट्रेटजी पे पुनर्विचार के लिए इंगित कर रहा है, या हमें ये कह रहा है कि हम थोड़ा एग्रेसिव हों, हम जो ये जमीन हड़पों की रणनीति है चीन की, उसको रिटेलिएट करें? केवल ये कि बातचीत करेंगे उससे काम नहीं बनने वाला। नीरज जी, हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी हैं, बहुत सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं और एम्बेसडर भी रहे दक्षिण कोरिया में भी, खास करके जो सेंसिटिव जो कंट्रीज जिसको कह सकते हैं चीन के साथ। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, ये हम लोग थोड़ा आशावादी हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, उन्होंने भी पहले शी जिनपिंग का जिस तरह स्वागत किया, लोग इसीलिए तो कुछ लोग जो विरोधी हैं वो कहते भी हैं कि हाँ आपने झूले पे बिठाया, देखिए क्या हुआ। वो मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं होगा कि हम बिल्कुल टकराव की आए। देखिए, ये डिप्लोमेसी में मैं मानता हूँ, डिप्लोमेसिक और सैन्य दोनों दृष्टि से अपनी दृढ़ता दिखाएं। जैसा अभी सलीम साहब ने कहा, डोलकम में था 73 दिन, मेरा ख्याल है, यदि मुझे ठीक मैं बताऊं, शायद हमारे और विशेषज्ञ सही कर देंगे, 73 डेज बराबर बातचीत को एक तरह से लंबा खींचा गया था। तो चीन भी अड़ियल रुख अपनाता है। तो भारत, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ के बने जो इस समय विदेश सचिव हैं
विष्णुजीत उनके साथ काम भी किए होंगे। मतलब उस तरह के जो लोग हैं, और या प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, वो लोग कभी इस मुद्दे पर कि हम पीछे, जैसे आपने कहा ना, कोई वो कब्जा कर ले, से कई बार फोन पर या लोग व्हाट्सएप पे चलाते आ रहे, उतना झील का वो हिस्सा लद्दाख के पास जो सबसे सुंदर झील है, अब वहां पर वो कब्जा कर लेगा, वो ठीक है, उसने कुछ हमारे इलाके में घुसता है। मैं 2 लाइन और कहूंगा। देखिए, आपने जो कहा था, जैसा कहा गया राजीव गांधी के समय शुरुआत हुई, लेकिन नरसिंह राव जब गए, मैं तब उस ट्रिप में साथ में था चीन, और चीन में तब सिर्फ साइकिलें दिखती थी, गाड़ियां 2-4 बड़ी इधर उधर से, जैसे कहते हैं ना, बटोरी गई लाई गई, कुछ ऐसी गाड़ियां ही दिखती थी, कारें। आज उसकी, जो विष्णु प्रकाश जी ने उसका जिक्र किया, लेकिन आज उसके पास बहुत ज्यादा साधन हुए हैं, और व्यापार में अमेरिका के साथ इतनी लड़ाई होते हुए, अभी ठीक है, अभी इस समय ट्रंप साहब हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, जो भी करें, लेकिन अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन में रहा, और चीन का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है। तो भारत ये नहीं कर सकता कि पड़ोस में है तो हम तो अमेरिका की गोदी में चले जाएं। अमेरिका कौन सा है, वो तो 7वां बेड़ा भी भेज देता है जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान को। बीच में ओसामा बिन लादेन को भी वहीं पर उसने बैठाया हुआ, बैठ गया था जाकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की स्थितियों को लेकर हम धैर्यपूर्वक अपने राजनयिक को, अपने मुकाबला, उनको लगे नहीं, और भारत के पूरी जनता ये मानती है कि वो सीमा विवाद पर कितने सेशंस में बात हो चुकी है, इतनी सरकारें आई हैं, हम कहते हुए। हाँ, एक और लाइन कहूंगा। देखिए, शिवशंकर मेनन जी भी सुरक्षा सलाहकार रहे, विदेश सचिव भी रहे। कई बार ऐसे जब वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भी बात होती है तो बताते हैं कि देखिए, चूंकि जैसा भी कहा गया, सीमा की कोई रेखा तय नहीं है ना। जैसे आपने दीवार बनी हो, बर्लिन की दीवार की तरह होता, या कहीं कांटा लगाया हुआ है पाकिस्तान से, तो आप कह सकते हैं ये हमारा है। कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में कोई मार्केशन नहीं है, तो कभी वो हमारी तरफ, यदि पानी की तरफ बढ़ जाएंगे, कभी उधर वो दबाव बनाते हैं। और अभी उनका कोरोना के मामले पर पूरी दुनिया में वो अकेला पड़ गया, तो उसको लगा कि दबाव बनाने का नहीं, आलोक जी, भारत पर ऐसा ना हो कि भारत भी हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। अगर ये केवल एक पोस्चरिंग है तो फिर हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? फिर हमारे 5000 सैनिक वहां क्या कर रहे हैं? वापस आ जाएं सब, हमें क्या जरूरत इतना तनाव लेने की, जब मुझे पता है कि वो एक पोस्चरिंग है, सिर्फ चला जाएगा कुछ दिन बाद। 5000 नहीं नीरज जी, 5000 नहीं। देखिए, आज सैटेलाइट दूसरा जमाना है, अब तो मिसाइल का जमाना है। सैनिक तो उपस्थिति कई जगह, हमने बीच में समझौता किया, यदि मुझे गलत हो तो हमारे विशेषज्ञ और सही कर देंगे। बीच में जो बहुत ऊंचाई पर होते थे पाकिस्तान या चीन के साथ, हमने ये भी कहा कि भैया यहाँ क्यों अपना टाइम, आपके लोग मारे जाते हैं, हमारे बढ़ते हैं। तो ये सैनिक उपस्थिति तो एक ठीक है, उस सीमा पर जहाँ जरूरत होती है, हम 5000 10,000 वहाँ दूसरे पहुँच सकते हैं। अब तो इतनी स्थितियाँ हैं, सड़कें बनी है, हवाई जहाज अब बहुत अधिक, सिक्किम से लेके और लद्दाख तक जितना ज़्यादा साधन हो गए हैं। हम लोग तो जब सामान गिराया जाता था जिस तरह से, वैसे भी लद्दाख में गया हूँ, तो ऐसी स्थिति में आज तो हमारे पास वहाँ बहुत व्यवस्था है। आलोक जी, मैं इस मुद्दे को ये कह रहा हूं, सैन्य शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, जो 5000 का फिगर तो इसलिए क्योंकि हमने 2005 में समझौता कर रखा है, इसलिए मैं 5000 बोल रहा हूँ, वरना मैं 10-15 भी बोलता। वो तो एक फिगर है, इसलिए बोलता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिर्फ एक पोस्चरिंग का इशू है तो हम इतना तनाव क्यों ले रहे हैं? लेकिन ये सिर्फ पोस्चरिंग मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि देखिए, उसने नेपाल को भी किया। नेपाल भी अपने उस इलाके की तरफ के जो नेपुलेखा वाला मामला, उसको लेकर खड़ा हो गया। अब वो उद्गम नदी का कहां से है, इसको लेकर तनाव है, वो भी एक है। पॉइंट मेरा ये है कि हमको अपने जो ये एक स्ट्रेटजी है उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कल एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। मैं दोबारा उसी सवाल को पूछता रहूंगा कि कल बातचीत नहीं बनी तो हम क्या करेंगे। हम फिर एक बार बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब, आप बताइए, ये जो मेरा डिप्लॉयमेंट है, बातचीत हो रही है, एक बार की बातचीत में कुछ नहीं हुआ, डिप्लोमेटिक चैनल 1 महीने में कुछ तो दिखाना चाहिए काम, लेकिन अभी उसमें भी कुछ नहीं हुआ, क्या होगा कल? देखिए नीरज जी, यदि सामरिक दृष्टि से देखें, बहुत सारी बातें हुई कि हमारे और चाइना के बीच में बहुत डिस्पैरिटी है, और शायद हम बहुत पीछे हैं इकोनॉमिकली, फिर मिलिटरीली किसी ने कह दिया 3 गुना ज़्यादा, किसी ने, सब आंक लिए। देखिए, आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में समझने की चेष्टा करें। आज सामरिक दृष्टि से देखें, मैं सामरिक बात कर रहा हूँ। चाइना हमारे, जब हम लेते हैं ओवरऑल सिनेरियो, आप उनके वो नहीं ले लें कि कितने बेड़े हैं, कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितने मिसाइल हैं। जब हम आप लेते हैं, और ये मैं नहीं कहता, आप या तो 2 किताबें पढ़ लीजिए, वो 2 मेजर जनरल्स हैं जो चाइना आर्मी के हैं, उन्होंने किताब लिखी है, और वो उसको जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना है उसको एक बाइबल मानता है।
और वो उसने कहा है कि किसी भी तरीके से वो इन चीज़ों के ऊपर में सामरिक तरीके से नहीं कर सकता है आज। देखिए क्या चीज़ें हैं, आपने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा 1993 में और 2005 में हमारे सीबीएम के ऊपर में समझौते हैं, और उस समझौते के ऊपर पंचशील भी एक समझौता था, और पंचशील के बाद क्या हुआ 62 आपको पता है। आप आज देखिए किस परिप्रेक्ष्य में ये काम किया जा रहा है और किस लिए। चाइना की एक बहुत बड़ी एक मिलिट्री सुंजू की ये थी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, वो कहते हैं किल द चिकन टू स्केयर द मंकी, किल द चिकन टू स्केयर द मंकी। मैं सुशांत सरिन जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इन चीज़ों पर वो डील करते हैं, तो उनको यह समझ आएगा कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है। देखिए आज के दिन में चाइना जब चारों तरफ से दबाव में, खास करके कोविड के समय में जब उसको ये पता लगा, तो वो एक स्केयर पैदा करना चाहता है। और देखिए वो आप हमारे साथ ही नहीं कर गया, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ करना चाहता है, हिंदुस्तान के साथ तो आप देख ही रहे हैं, और दूसरा आपने वियतनाम के एक शिप को डुबा दिया। आज क्या परिप्रेक्ष्य है जो हमने सीबीएम के तहत एक है कि जब मिलिट्री एक्सरसाइज, कोई उसने सरप्राइज नहीं किया है, धोखा दिया है जो उसने पहले किया था। देखिए एक मिलिट्री सीबीएम के तहत ये है, जब भी चाइना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता है हमारे तार के अंदर में, तो उसका इत्तला करता है। उसने इत्तला तो किया, उसके बाद वो खत्म होता है, वो चला जाता है। इस बार उसने धोखे से इसको इत्तला करने के बाद कि हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, और पूरे के पूरे ट्रुप्स को आपने गलवान नाले के अंदर में, गलवान वैली के अंदर में, फिंगर के इलाके में, हॉट स्प्रिंग के इलाके में, और उसने नाकुला में भी झड़प करने की, जो ईस्टर्न सेक्टर में है, वहां भी कोशिश की है। कि वो सोचता है कि किस तरह के गीदड़ धमकी से शायद जो उसकी स्ट्रैटेजी है, तो वो जितने मंकी हैं उसको स्केयर कर देगा। वो मंकी का वर्ड यूज करता है। अब आपको मैं बताऊं, आप कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट। देखिए जनाब, हमारे पास माउंटेन स्ट्राइक कोर आ चुका है, और हमारे जो 3500 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है, हम लोग उसके अंदर में पूरे के पूरे लगे हुए हैं। चाइना कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट से वो करता है। हाँ, उसने जब अपनी रेगुलर आर्मी को लाया, उसमें उसके 70% कॉन्स्क्रिप्ट लोग हैं, पक्के मिलिट्री नहीं है। और आप कहेंगे, क्योंकि हमारे यहां भी जब जिस तरह की रिपोर्टें आती हैं कि ये चीजें सरकार आपको खुल के नहीं बता सकती, मिलिट्री नहीं बता सकता, मगर हमारे ऐसे लोग इसकी ऊपर समीक्षा कर सकते हैं। और आपको पता होगा 62 में भी हमें काउंटर अटैक करने का हुक्म नहीं दिया गया उस समय, और हमने अपने एयरफोर्स और नेवी को नहीं यूज किया। 67 का यह वाकया आपको दिला दूं, इसी इलाके में जो ईस्टर्न फ्रंट में हुआ था, हमारे 90 सैनिक मारे थे, हमने 300 से ज्यादा, और एक तो रिपोर्ट है 600 सैनिक मारे गए थे चाइना। बिल्कुल सिन्हा जी, मुझे याद है। सुन लीजिए, पूरी बात कर लेता हूं, मैं आपको बात कर लेता हूं। यदि आपने कहा ना कि कल यदि ये होगा और उसकी कोई ये नहीं मिलेगी, जबकि चाइना ने 2 दिन पहले ही अपने पोजीशन से 2 किलोमीटर चला गया, हमने भी टोकनिज्म में 1 किलोमीटर पीछे आए हैं, क्योंकि हमने नहीं किया है तो हमने नहीं छोड़ा है। और हमने ये साफ कर दिया है कि जिसके कारण आप चिल्ला रहे थे कि हमारी बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर में रोड की डेवलपमेंट है, एयरफील्ड का जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम अपने एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, उसमें कहीं बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, सामरिक, मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूं चाइना के अगेंस्ट, और 1 साल नहीं 3 साल, और बहुत सारे सीबीएम और ऐसे स्टैंड ऑफ को हमने देखा है। आप डोकलाम की जब बात कहते हैं 73 डेज, तो वो हमारे सरजमीन पे नहीं था, वो सरजमीन भूटान की थी, जिसके अंदर में हम लोगों का भूटान के साथ है कि आप वहां जब हमारी इतनी स्ट्रांग चीजें होंगी, तो आप ये याद रखें कि 1 इंच जमीन, और चाइना हमारे हिमालय बॉर्डर में 62 नहीं है, हम लोग उससे बहुत सशक्त हैं। सिन्हा जी, मैं आपको पूरे अपने होश हवास और अपने पूरे मिलिट्री नॉलेज और पूरा एक्सपीरियंस है इस जगह में जी, चाइना को बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। सिन्हा जी, मैं तो इस बात से सहमत भी हूं, और ये जी, और विद रिस्पेक्ट और विद प्राउड मैं ये कह रहा हूं। मैंने इसलिए सवाल ही पूछा था कि हमारी स्ट्रेटजी बार बार ऐसी क्यों है। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं नाथुला का, जहां पे उन्होंने हमारे 80 सैनिक मारे थे, हमने उनके 350 मारे थे, चाइना के मारे थे हमने।
तो हम फिर हमारी स्ट्रेटजी ऐसी क्यों है? चाइनीज का कोटिंग है। हम बार बार क्यों अपना हर जो बार ये होता है, अगर जो आर्थिक हितों की बात करें या उसको तकलीफ है कि हम बॉर्डर पे हमारी इतनी अच्छी रोड्स बन रही हैं, हमने वो एयरपोर्ट एकदम टॉप पे हमारा शुरू है, या फिर उसकी जो वो एक पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रोड बनने वाली है उसको लगता है दिक्कत होने वाली है, जो भी इश्यूज है हमको अपना एक फर्म स्टैंड लेके इसको हल करना पड़ेगा। मेरे साथ एक और फुनचोक स्टोकबन डिप्लोमेट जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। फुनचोक जी, आपका नजरिया क्या बनता है? बार बार चीन जो करता है क्यों करता है ये, और इसका इलाज क्या करें? हमारी पोजीशनिंग क्या हो इस पे? स्टोकबन जी, आपको आवाज आ रही मेरी? दिक्कत है शायद वीडियो ऑडियो। जी ठीक है, दिक्कत है उसमें, दोबारा उसको बताएंगे। सुशांत जी, स्ट्रेटजी में बदलाव या दूसरे कारण है इसलिए स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी क्योंकि उसको एक इकोनॉमिक रिस्क है, कोविड से बड़ा परेशान है, उस ऑस्ट्रेलिया ने जांच की मांग की, हमने भी समर्थन कर दिया, वो एक रीजन हो सकता है। क्या है इसमें खेल, क्या है असली? हम बार बार फंस जाते हैं। मैं खेल पे तो 1 मिनट में आता हूं, लेकिन मैं 2-3 चीजों की वजाहत कर दूं। आलोक जी ने बातें की थी कुछ, बड़ी विनम्रता से मैं उनसे एग्री नहीं करता। देखिए, एक बात तो ये जो पड़ोसियों वाली है ना, ये मैं सुन के मेरे कान पक चुके हैं और मैं थक चुका हूं। देखिए, ये जो है ना, ये पता नहीं किसने बोला है कि भाई पड़ोसी है। मैं तो अपने पड़ोसियों को नहीं जानता, ना मेरे को बड़े अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ। और अगर चीनियों की बात करें तो चीनियों की फिलॉसफी को भी आप देख लीजिए, वो हरदम ये कहते हैं कि देखिए, पड़ोसियों के साथ तो आपकी चपकलिश चलती रहेगी, और पड़ोसियों को अगर लाइन में रखना है तो पड़ोसियों के साथ दोस्ती बनाइए। तो इसीलिए वो एक लिहाज से पाकिस्तान के साथ उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि हमारे खिलाफ वो दोस्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज हमारे को भी करनी चाहिए। हम ये अपने पड़ोसी के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते रहेंगे तो हमारे को मुंह की खानी पड़ेगी। एक चीज ये एक वास्तविकता है, हम जितनी जल्दी इसको पहचान ले उतना अच्छा है। दूसरा कि जी, वाजपेयी जी ने एक बार ही कह दिया था कि मित्र तो आप बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पता नहीं वाजपेयी जी को किसने ये बात बताई थी, जो हकीकत पे नहीं है। हमारे पड़ोस में पूर्वी सरहद पर एक जमाने में पाकिस्तान होता था हमारा पड़ोसी, आज है क्या? तो ये पड़ोसी नहीं बदल सकते आप। ये पता नहीं कैसी हम लोग, एक कोई मंत्र हमारे को दे देता है, उसी को हम जपते रहते हैं सारा टाइम। अच्छा, अमेरिका की बात की। अमेरिका के साथ या तो आप ये कहिए कि भाई 1950, 60, 70 के दशक में जो हमारे रिश्ते थे, हम उसी पर गांठ बांध करके चलेंगे और हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, या हम बोलेंगे यार चीन हमारे लिए एक बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को अगर हमने संभालना है तो हम अपने तय तो जो कर पाएंगे, लेकिन अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए हमारे को दूसरों के साथ भी मिलना पड़ेगा। या आप ना करिए, आप वही अपनी नॉन अलाइनमेंट की नीति लेकर चलिए, तो फिर उसका जो खामियाजा भरेंगे वो आप भरिए। फिर आप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ अगर आपको कोई कदम उठाना होता है तो आप अमेरिका को गुहार लगाते हैं कि भाई उनके आतंकियों को जरा रोकिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं। क्यों करते हैं फिर हम ये? और अगर किसी देश ने हमारी मदद अभी पिछले 10-15 साल में की है तो अमेरिका ने की है, किसी और ने नहीं की। और जहां तक 7वीं बेड़े की बात है, वो 7वें बेड़ा आते आते पाकिस्तानी वेट करते करते थक गए, वो बेड़ा नहीं आया उनका यहाँ पर। तो वो भी बात रहने दीजिए, काफी कॉम्प्लेक्स मामला है। जहां तक चीन का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, देखिए अब इसमें अटकलें हैं। ये बहुत सारे लोगों का ये मानना है, और शायद सही मानना है, कि जो भारत की सरहद पर हो रहा है ये बिना हायर डायरेक्शन के, यानी कि टॉप लेवल के इजाजत के बिना इस लेवल की चीज नहीं हो सकती थी। इसमें हमारी भी शायद थोड़ी गलती थी, जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि हम सरप्राइज हो गए। ये हरदम क्यों होता है कि हम सरप्राइज हो जाते हैं भाई? हरदम ये क्यों होता है कि हम सोचते हैं कि यार वो आए थे, अब वो वापस चले जाएंगे, इसलिए हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी सुशांत जी, और तो कोई नहीं करता ऐसे। ये वाली बात जो आपने पड़ोसी वाली कही, उसी से मैं कह रहा हूं कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त पड़ोसी नेपाल है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी आपको देखिए आंखें दिखा रहा है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। 5 दिन अपने आप से जिंदा नहीं रह सकता। अगर उसकी सप्लाई चेन रोक दी जाए वाया चाइना, अगर इंडिया के बजाय वाया चाइना कर दी जाए तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो, लेकिन वो भी आपको आंख दिखा रहा है।
तो फिर काहे की दोस्ती, नहीं, काहे के but- पड़ोसी हमारे वो? आलोक जी आप जवाब देंगे क्या? वो इसलिए आंख दिखा रहा है हाँ, क्योंकि मैं हम यही उसको कह रहा हूं, आंख नीरज जी। दिखाने दे रहे हैं। जी नीरज जी, मेरा ख्याल है वैसे सरीन साहब हमसे ज्यादा रक्षा मामलों को जानते हैं, लेकिन इसलिए नेपाल को मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए, नेपाल में मैं यहाँ में जरूर माफी चाहूंगा, विष्णु प्रकाश जी बहुत अंदर के जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी कहीं न कहीं कमियां डिप्लोमेसी में भी उस ढंग से नेपाल पर जितना होना था, मैंने हो सकता है राजनीतिक कारण भी हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मुझे याद है श्याम शरण जी भी जब गए थे, जब बाद में विदेश सचिव भी रहे, आज भी वो बहुत बड़े वरिष्ठ राजनयिक हैं, तब भी बल्कि उनसे बातचीत जब मैंने कहा था कि चीन का असर, उन्होंने कहा नहीं अब कुछ खास असर नहीं होगा। तब उसके पहले राजन साहब थे, तब भी नेपाल जाना हुआ है। मेरा मानना है कि कुछ समय पहले वर्षों में तो बराबर हमारा ज़्यादा ध्यान था, बाद में कहीं हमने मान के चलने लगे कि ये तो हमारा नेपाल तो भाई हमारे उसमें है, हमारे इतने सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, हमारे सब कुछ एक तरह से हमारा एक बहुत ही सगा भाई जैसा कहते हैं वैसा भाई है। लेकिन इससे उसको एक उनको लगता है कि व्यापार की दृष्टि से हुआ, बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनके लोगों को मौका मिला। चीन इसलिए जब उसको लगा, उसने $3 बिलियन अंदाज लगाइए आप, $3 अरब वो कहता है रेल लाइन में वहां लगा दूंगा। आपको याद है सिक्किम तिब्बत में सबसे इतनी ऊंचाई पर उसने रेल लाइन बना रखी है। तो ये सही है, जो मैं इस बात से सहमत हूं कि वो चारों तरफ से घेराबंदी करता है। आप नेपाल को पिछले वर्षों में उसने, इस समय तो प्रधानमंत्री यदि ज्यादा कटु न कहा जाए, लेकिन ये सही कि बिल्कुल उनके हाथों से खेल रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव में जनता को भारत विरोधी माहौल दिखाने की जरूरत है। और चीन, देखिए बांग्लादेश में भी चीन का प्रभाव थोड़ा बढ़ा, जबकि ये ठीक है कि इस समय प्रधानमंत्री हमारे बहुत पक्ष में है, लेकिन चीन ने बांग्लादेश, श्रीलंका में बाकायदा उसने कितने बड़े पैमाने पर अपना आगे बढ़ा दिया है। हमको जो अभी सुशांत जी कह रहे हैं, सही माने में चीन हमको घेर रहा है, वो लॉन्ग टर्म में कर रहा है। मैं मानता हूं कि आज के उसका कोई तत्काल ना भी हो, और कोरोना के बाद पूरी दुनिया जब उसके खिलाफ हो गई कि उसने फैलाया महामारी को, लाखों लोग उससे मारे गए, तब उसे लगा कि भारत पर इस बहाने में थोड़ा दबाव बनाऊं और इससे कम से कम जो ऐसे कहीं WHO में भी इसका अपनी नेतृत्व मिल रहा है, इसके बाद इस हम पर भी और निशाना बनेगा। अमेरिका तो अपने ढंग से जो काम करता है, इसलिए हमें देखना होगा कि हम नेपाल के साथ भी कैसे, ये चाहिए प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे वहां तो बहुत जल्दी बदलते रहते हैं, ये भी जिस तरह से एकदम एक तरफा जब हो रहे हैं तो वहां, और ऐसा नहीं है, रूस के भी नेपाल के व्यापारिक संबंध भारत से जितने अच्छे प्रगाढ़ रहे हैं, आर्थिक संबंध, आज भी वो ऐसा नहीं कि हमसे काट सकता है। लेकिन हाँ, चीन व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो घेराबंदी करता है, सुरक्षा के साथ साथ हमको अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी करना चाहिए जी, इन पड़ोसी देशों के साथ। भूटान भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे थे हम लोग। जी सर, इसमें हमको लगता है, मतलब मेरा सवाल है ये विष्णु प्रकाश जी, अब नेपाल का ही उदाहरण ले लीजिए, ये चीन का लीजिए, हमारी एक तो पता नहीं आदत है या हमने, हमारी स्ट्रेटजी है ये कि हम टर्म्स बिल्कुल क्लियर नहीं रखते। जिस बात में नेपाल अड़ रहा है वो 200 साल पुरानी घटना है, हम लेकिन वो भी टर्म्स क्लियर नहीं है तो वो लड़ रहा है। फिर चीन बार बार आ जा रहा है। अब मेरे पास नक्शा नहीं, वरना अपने दर्शकों को मैं समझाता कि एक तो आप 3500 किलोमीटर की लंबी रेखा इधर से लेके चल रहे हैं, दूसरा वो जो सड़क बना रहा है पाकिस्तान के साइड में, वो बिल्कुल सही कर रहा है आलोक, जो पूरी घेरने की हमारी तैयारी है, या हम इतने वल्नरेबल हो जाएंगे। तो हम अगर अपनी पोजीशन ऐसे कमज़ोर रखेंगे कि हम हाँ ठीक है हम बात कर लेंगे, डिप्लोमेटिक चैनल खोले रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी, रिक्वेस्ट करेंगे, तो शायद वो पीछे रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि चीन को आप जानते हैं ना, उसने कहाँ कहाँ सब जगह ज़मीन के झगड़े उसने कर रखे हैं, वो चाहे जापान से हो, ताइवान से हो, या इवन इधर आप चले आइए, वो कहते हैं ना कि तिब्बत को हमारे हथेली और 5 उंगलियां, वो पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो वो उसको देखते हुए हमारा स्टैंड टफ होना चाहिए ना थोड़ा, विष्णु प्रकाश जी। देखिए, मैं आलोक मेहता जी से और सुशांत सरीन साहब ने कुछ टिप्पणियां की हैं, मैं उनसे सहमत हूं। जो डिप्लोमेसी में हर एक देश के साथ एक अप्रोच नहीं होती है, वो जो कुकी कटर अप्रोच होती है, वन साइज फिट्स ऑल, वो नहीं होती है। और आपको हर एक देश के साथ, खासतौर पे पड़ोसी देश के साथ, अलग अलग रिश्ता बनाना पड़ता है, अलग अलग अप्रोच बनानी पड़ती है। मैं पहले नेपाल की बात करूंगा। नेपाल ज्योग्राफिकली एरिया के हिसाब से और आबादी के हिसाब से एक छोटा देश है, पर स्वतंत्र राष्ट्र है, बड़ा स्वाभिमानी देश। तो और हमारा साइज देखिए, तो
अगर हम कहें कि नेपाल, जो हम कहते हैं हमारी जो गलती होती है, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो ये है कि हम कुछ चीजें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि नेपाल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारे साथ बहुत सिमिलैरिटीज हैं, तो जो हम कहेंगे वही होगा। वो नहीं होता। नेपाल अपने हित में काम करेगा, नेपाल की अपनी पॉलिटिक्स है। नेपाल ने पिछले 200 साल से चाइना कार्ड खेलना सीखा है। वो हमारे अगेंस्ट चाइना कार्ड खेलते हैं और चाइना के अगेंस्ट इंडिया कार्ड खेलते हैं। और ये कोई अकेला मुल्क नहीं है जो ये करता है। दुनिया भर में अगर आप देखें, पड़ोसी देशों के बीच में जितने मर्जी बड़े पड़ोस अच्छे हों, कुछ ना कुछ मनमुटाव होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो इस बार जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। नेपाल ने एक्शन जो लिया वो नहीं होना चाहिए था जी। पर जो बाउंड्री है, जो ट्रीटी ऑफ साइगोली से सब जुड़ा हुआ है, पर अगर किसी कारण से उन्होंने किया तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उनसे बातचीत करें, और बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं। क्या आप 2015 का दोबारा करेंगे? क्या आप नेपाल को धमकाएंगे? आपके पास वो ऑल्टरनेटिव है। विष्णु जी, मुझे एक सवाल जरा मैं स्टोबडन जी से भी लूं। मुझे लगता है बातचीत के कुछ शर्तें तय हों, कुछ टर्म्स तय हों कि हम क्या बात करेंगे। जैसे पाकिस्तान के साथ अब हमारी बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि अगर कश्मीर का बीच में लाओ तो हम बात नहीं करेंगे। वैसे ही हम चाइना के साथ बात क्या करेंगे ये तय होना चाहिए ना, कि जो हमारी वो सीमा है उसमें जो 23 डिस्प्यूटेड इलाके हैं हम उस पर बात नहीं करेंगे। जब तक हम ये टर्म्स नहीं तय करेंगे हम उससे क्या बात करेंगे? मुझे लगता है शायद ये हमारी एक अप्रोच की दिक्कत है। मैं जरा इनको भी शामिल कर लेता हूँ। फुनचोक स्टोबडन जी हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट। समय आ रहा हूँ विष्णु जी, आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। स्टोबडन जी, ये जो स्थिति पूरी बन रही है बॉर्डर पे हमारे चीन के साथ, तनाव बना हुआ है, क्या करना चाहिए? कल एक बैठक है बहुत महत्वपूर्ण। खैर ये तो टेक्निकल मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा। मूल चीजें तो ये है कि शांति हम रख पाएंगे उसके बाद भी, और अगर वो वहां से हटेंगे भी तो अपने हमारे भारत के इलाके में हट रहा है ना, पूरा अक्साई चीन तो हमारा ही है। तो वहां से 1 किलोमीटर पीछे भी चला गया है, वहां से 1000 किलोमीटर तक हमारा क्लेम है। हम जब बच्चों को स्कूलों में अपना मैप सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? पूरा जो 37,000 जो किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसमें चाइना बैठा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि आप इधर आया हुआ है, उसके पीछे हजारों किलोमीटर अभी वो आपके भारत की जमीन पे बैठे हुए हैं। उसका तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना। तो अगर सोल्यूशन ढूंढना है तो एक परमानेंट डिफाइन कीजिए ना, क्या करना है, या गिव एंड टेक कीजिए, या बार्गेन कीजिए, कुछ तो कीजिए। हमारा आप अभी कुछ पूछ रहे थे थोड़ी देर में कि हमारा कोई चीज क्लियर नहीं होता है। मैं बॉर्डर पे रहता हूँ और मैं अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, लेकिन भारत सरकार मुझे ये छूट देता है कि मैं उस तरफ भी देखूं, दलाई लामा जी की तरफ या उधर तिब्बत की तरफ पूजा करूं। तो मैं उधर पूजा करूं तो उनका एपिसेंटर तो चाइना में है। अच्छा, या मैं इधर देखूं तो कुछ और ही बन जाता है। तो एक तरफ से आप वन चाइना पॉलिसी बोलते हो, दूसरी तरफ से ये सारा ड्रामा भी हम करते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होता है बॉर्डर पे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूँ 20 साल के बाद इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप तो कह रहे हैं ओली साहब आपका नहीं रहे। ओली साहब जो अपना हिंदू लीडर है भारत का, नेपाल का, तो उस पे भरोसा करते हैं। आपको क्या गारंटी है आप किसी और को भी भरोसा कर सकते हैं? जिनको अपना मन के आप उसको एसेट मान के घूमते हैं, वो क्या आपका है? ओली दीजिए तो चलो, उनका हमारा एक ही वो ही है, डेस्टिनी एक ही है। तो जैसे तिब्बत का है, तिब्बत तो नेपाल से भी आगे है। क्या उनका पुराना हिस्ट्री किससे जुड़ा हुआ था? भारत के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, संस्कृति होगा, संस्कृत तो जापान तक हमारा है, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो न्यू दिल्ली के साथ या मुगल बादशाह के साथ या किसी पृथ्वीराज चौहान के साथ तो नहीं था ना। तो वो हमेशा चाइना का रहेगा। तो आप उसे कंफ्यूज करके रखे हो क्या है क्या नहीं है। कल को ये सारा पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे और क्लैरिटी तो नहीं मिलेगा। हम खुद ही जानते हैं कि ये बॉर्डर का कहीं न कहीं ये रेजोल्यूशन होने वाला नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा बॉर्डर का डिफिनेशन है ईस्टर्न सेक्टर में हम मैकमोहन लाइन को लेकर चलते हैं।
और जो जो लद्दाख सेक्टर में है उसमें जॉनसन मैप को लेके चलते हैं। आप चाइनीज से पूछिए आपका क्या बेसिस है इधर हमारे भारत के ऊपर घुसने का, हर रोज घुसते हो फौजी बंदूक लेके, उसके पास कोई कागज तो होगा, कोई मैप तो होगा। भाई मैं इस बेसिस पे यहाँ पे कहीं पंगोंग में आ रहा हूँ या दमचौक में आ रहा हूँ या कहीं गलवान नाला में जा रहा हूँ, वो उनसे पूछिए ना क्वेश्चन आपका कैसे हो गया होगा, तो वो तिब्बत का जमीन है, तो तिब्बत का जमीन है तो हमारा ऊपर तिब्बत का क्या है रूप, या तो हम आजाद करें, लेकिन अगर तिब्बत हमारा नहीं है तो फिर वो चाइना का है, तो चाइना किस बेस पे मांग रहा है। तो मुझे ये क्लैरिटी माइंड में मुझे नहीं आता है हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए नेपाल के साथ भी यही होने वाला है, भूटान के साथ भी यही है। तो कंफ्यूजन थियोरेटिकल लेवल पे है, हम एक ट्रांजैक्शनल लेवल पे रिलेशनशिप चला रहे हैं हर जगह पॉलिसी। हमारे पास कोई विजन तो है नहीं, स्ट्रेटेजी हमारे देखिए मैं भी हिंदू धर्म का हूँ, हिंदू धर्म में अल्टीमेट मेरा गोल क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। कॉन्क्रीट कुछ चीज नहीं है, मोक्ष तो एक इस तरह कुछ है, लेकिन कॉन्क्रीट हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे कि हम ग्राउंड लेवल पे कुछ हासिल कर सकते हैं। एम्बिग्यूटी में छोड़ देंगे। जी स्टोपडन जी, मुझे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना है। ये जो बात स्टोपडन जी कह रहे हैं, मैं तो यही कहने की कोशिश कर रहा था कि हमारे दिमाग में क्लैरिटी क्यों नहीं हो चाहिए। दोस्ती हम कर रहे हैं। जो ओली जी की बात की जा रही नेपाल की, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, हमने इनकी इतनी मदद की और नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है भारत में, और आज वो आपको आंखें दिखा रहा है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, उसकी कोई हैसियत नहीं। वो 5 दिन भी अपने दम पे सस्टेन नहीं कर सकता, इवन चाइना की मदद से नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो रास्ते हैं लॉजिस्टिक्स के वो दिक्कत भरे हैं, लेकिन वो आपको आंखें दिखा रहा है। पॉइंट ये है कि आपने क्लैरिटी नहीं रखी। आपने 150-200 साल से उस एक त्रिभुज को 80 किलोमीटर की सड़क बनाई आपने, और वो आपको आंखें दिखाने लगा। तो जब तक आप एक सीधे टर्म से ब्लैक एंड व्हाइट में क्लैरिटी नहीं रखेंगे ना, तो जो बात कह रहे हैं सुशांत जी कि आपका पड़ोसी भी पड़ोसी नहीं रहेगा, वही हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आके ये पूछेंगे कि हमारे पास टूल्स क्या है, क्या हम फिर से अपनी सब चीज़ों पर विचार करें और उसको तय करें जिससे कि ये बार बार के झंझट खत्म हो, क्योंकि बॉर्डर विवाद हमारे लिए एक सरदर्द बना हुआ है तीनों तरफ से। छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि चीन के साथ जो हमारा एक तनातनी का माहौल बना हुआ है, उस पर एक महत्वपूर्ण कल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होनी है। तो उससे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विवाद क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हमारी पोजीशनिंग होनी चाहिए। इसी पे हमारी बातचीत हो रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी के पास दोबारा चलता हूँ मैं। के सिन्हा जी, बहुत ब्रीफली रखिएगा क्योंकि इस सेगमेंट में समय कम होता है। गलतियाँ हमारी तरफ से भी हैं सर। जो बात अभी स्टोपडन जी कह रहे थे कि 1962 में हुआ, फिर वो आधा गया, फिर नरसिम्हा राव जी आए, क्लैरिटी नहीं है। हम खुद जानबूझ के क्या ये करते हैं, जानबूझ इन द सेंस कि हम चीज़ों को एकदम अंतिम ब्लैक एंड वाइट में नहीं रखते हैं। एक समझौता हो गया, ठीक है, चल रहा, अचानक एक दिन फिर वो विवाद में कन्वर्ट हो जाता है। हमें लगता है कि मेरा पड़ोसी है, इसलिए वो अपने विवेक से इस बात को मान लेगा कि हम भी सही कह रहे हैं। लेकिन दोनों पड़ोसी आप देखिए, एक बहुत बड़ा पड़ोसी है, एक एकदम छोटू पड़ोसी, दोनों हमें आंखें दिखा रहे हैं। जनरल सिन्हा, आपसे पूछा मैंने। शायद दिक्कत है। आलोक जी, अब अगर आपको आवाज आ रही तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन सेम मेरा सर। जी देखिए, जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि भाई हम लोग झुकते नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा फिर भी यही कहूँगा बार बार कि अभी आप कोई लड़ाई जैसे लड़ाई लड़ ले, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए ना। ये भारत कभी भी नहीं चाहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी देखिए अभी हम कितने बड़े आर्थिक, आप तो आर्थिक चैनल पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी दूरी बनाए रख करके, सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए भी नेपाल के साथ भी देखिए, नेपाल मैंने कहा ना कि थोड़ा यदि ध्यान दिया जाए तो वहाँ की जनता भी कोई बहुत चीन से खुश नहीं, और चीन तो उनको और अत्याचार दबा देगा। 170 वर्षों से हमारे साथ जो संबंध रहे हैं पूरे, जिस वहाँ के लोगों को, हमारे साथ तो सेना के अधिकारी हैं, वहाँ के सैनिक, हमारे यहाँ जो काम किए लोग ऐसे गोरखा, उनको तो 1.25 लाख रुपया महीना हम लोग देते हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी हमारे ऊपर निर्भर है।
ऐसे में हम चीन को उसको सौंप दें, उसके नेता जो राजनेता हैं वो जरूर महाभ्रष्ट रहे हैं, बहुत बिकाऊ रहे हैं, और इसलिए उसका दुरुपयोग वो लोग करते हैं। उससे बचाने की, जैसे कहते हैं पड़ोसी को बुरी छाया से बचाने की जरूरत है। नेपाल के मामले में, बांग्लादेश के मामले में, श्रीलंका के मामले में हमें अपनी रणनीति को थोड़ा और एग्रेसिव बन के अच्छे संबंध, एग्रेसिव लड़ने के लिए नहीं, उनके साथ अच्छे संबंध बना के हम चीन को और जापान के साथ, हमने जैसा अभी कहा गया ऐसा नहीं है, हम जापान के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, अमेरिका के साथ हम ठीक है व्यापार, वो तो वो बिजनेस करता है, डिफेंस फैक्ट्री। और एक शब्द जरूर कहूंगा, देखिए चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ जब बात होती है तो एक, चूंकि हम और आप नेशनल चैनल पर बात कर रहे हैं, कई बार एक पश्चिम का मीडिया उसको और ज्यादा उछालता है ताकि लगे कि डिफेंस की फैक्ट्रियों में 10 अरब का सामान उनसे और खरीद लें डॉलर का। भारत उस पेज में न फंसे। भारत अब परमाणु शक्ति भी है, देखिए 62 से तो कोई तुलना ही नहीं है, 71 से तुलना नहीं है। अब ना अमेरिका आंख दिखा सकता है, दोनों जानते हैं, लेकिन हाँ वो सही है, बीच बीच पे दबाव बनाते हैं, वो सैन्य दबाव बनाते हैं, वो सीमा पर दबाव बनाते हैं, वो 20 साल की रणनीति बनाते हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि हम केवल अगले 2 साल या 5 साल की रणनीति बनाते हैं। उनके यहाँ पूरा थिंक टैंक 20 साल के लिए काम करता है। वो हमारे यहाँ हैकिंग कर लेता है, हमारे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में हैक कर लेता है। हमारे पास उतने हैकर क्यों नहीं है कि हम चीन को हैक कर सके, चीन का पता लगा सके कि वो क्या करने वाला है, वो कब हमारी तरफ आगे बढ़ने वाला है, उनकी योजना को पता लगाने की जरूरत है। जी जनरल सिन्हा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो दोबारा से, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमको अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा और स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर साउथ चाइना सी में दिक्कत वो खड़ी कर रहा तो हम भी हिंद सागर में खड़ी करेंगे दिक्कत। हमको कहीं तो दिखाना पड़ेगा कि मैं हूं, अदरवाइज एवरीबॉडी विल टेक अस फॉर ग्रांटेड। देखिए, बदलती हुई परिस्थिति में हमारी स्टैंड्स टोटल बदल गई है, आप माने ना माने। हाँ, डिप्लोमेसी के अंदर में जब आप डिबेट करते हैं तो ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए, आज के दिन में जब आप ये लेके चले, आपने बहुत कहा कि हिंद सागर में या इंडो पैसिफिक एरिया में हम क्यों नहीं कार्रवाई करते। देखिए, आज के दिन क्वाड, और कल ही ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का हमारे प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई, जो क्वाड बन रही है, क्वाड में पहले 4 देश से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, और हम बहुत बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और उसका दबाव भी चाइना के ऊपर में है। ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप, वो इसलिए कभी कर रहा है कि इसका दबाव भी बहुत ज़्यादा है और इसमें और भी सारे देश और ऐड हो रहे हैं। इसमें वियतनाम भी आने वाला है इस चीज़ के ऊपर में, और कुछ ऐसे और देश हैं, साउथ कोरिया भी शायद। तो आज के दिन में जो इंडो पैसिफिक का इलाका है, जो पहले एशिया पैसिफिक कहलाता था, उसके अंदर में आप माने ना माने हम लोगों की पकड़ बढ़ रही है। चाइना का प्रॉब्लम वही है। चाइना की प्रॉब्लम आज दिखाई देती है कि उसके जितने भी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, जितने भी ओबोर के थे, वो सारे फेल हो रहे हैं। प्रॉब्लम आज चाइना के अंदर, कल बरसी थी, आपको पता होगा, बरसी टिनानमेन स्क्वायर की बरसी थी 4 जून को। और चाइना के अंदर में आज आंतरिक हालत ये है, जो एक डेमोक्रेसी की जो मूवमेंट, चाहे आप हांगकांग में देखते हैं, चाहे ताइवान में देखते हैं, चाहे आप चाइना के अंदर में, क्योंकि वो खुल के सामने नहीं आ रही है, मगर वो खुल के सामने आ रही है। और जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, मुझे बड़ा खुशी हुई जब हमारे एम्बेसडर साहब ये कहते हैं कि आप तिब्बत की जब बात करते हैं और हमारी कोई पॉलिसी है ही नहीं, हमारी पॉलिसी तिब्बत को तो आप कह देते हैं कि 1 नेशन थ्योरी के ऊपर में वो कह देते हैं कि उनके 2 सिस्टम को भी आप मान जाते हैं हांगकांग के लिए, और वो आपका दवा ठोक देता है, कहता 70,000 किलोमीटर अरुणाचल आपका उसका है। अक्साई चीन को तो हम भूल ही जाते हैं, मगर पहली बार जब पार्लियामेंट में ये कहते हैं, पीओके में हम अक्साई चीन को भी बोलते हैं, और सस्काम वैली जिसको पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया था, उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, बस बदलती हुई परिस्थितियां हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आप यदि इस तरह से देखेंगे ना, सिन्हा जी, वो कितना पैसा उसके पास, वो 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम 2.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम कहां जाएंगे। जो शशांक सरीन कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी जो ग्रुपिंग्स हैं, हाँ, जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, और वही रैटल्ड करता है, वही चाइना को लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है। चाइना को डर लगता है कि किसी तरह, जैसे यूएसएसआर टूट गया, कहीं चाइना ना टूट जाए।
और इसके अंदर में जो साहब ये तो दूर की बात है, ये चाइना टूट जाएगा, आजादी की बातें हो रही हैं, बहुत लंबी दूर की बात है, इस पर हमने बातचीत कर। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ, हम सामर्थ्यवान है, भले ही हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उनकी 10-12 की होगी, स्टिल युद्ध तो मानसिकता से जीते जाते हैं। आपने अभी क्वाड की बात की, मैं कह रहा हूँ क्वाड का एक सदस्य ऑस्ट्रेलिया ये कहता है WHO से जांच कराई जानी चाहिए इसकी कोरोना की। भारत ने मांग क्यों नहीं रखी थी? भारत हाँ समर्थन कर दिया हमने। यू कम फॉरवर्ड, आज पूरे दुनिया में घिर रहा है ना। हमारे अप्रोच में दिक्कत है कि हम थोड़ा सा डब्बू टाइप के हैं, खुल के बात नहीं बोलेंगे हम। क्वाड के मेंबर बनने से क्या होगा? अभी 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे क्वाड है क्या, क्वाड है क्या सर, भूल जाएंगे लोग, तो उसके बनने से कोई बहुत फायदा नहीं होगा। क्वाड के अगर मेंबर है तो हमें करना चाहिए। अमेरिका हमारा दोस्ती का दम भरता है, 7वां बेड़ा की बार-बार वो बात आप लोग कर रहे हैं, तो इधर से 70वां बेड़ा भी है। आप जी सुने ना सर जी, नीरज जी, आपको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है इस लद्दाख में? आपको तो मिरर, आपने कह दिया कि मिरर डिप्लॉयमेंट है। मिरर डिप्लॉयमेंट में हमारी 3 ब्रिगेडें हैं वहां खड़ी, मैं तो मान रहा हूं सर, उसके 10,000 सैनिक है। उसने धोखे, सुने सर, हाँ। हमारी मैं बताना नहीं चाहता, हमारे पास चुंबी वैली से लेकर के आप चाहे लोहित चले जाएं, इन जगहों में हम बैठे हैं सर। और नीरज जी आप ये समझ लीजिए, ठीक है ये बातें हम जब नेशनल टीवी पे बातें नहीं करते हैं, हमारे ऑप्शंस इतने, ये सुंडरोचू का जमाना नहीं है, अब जमाना है दूसरा। और ये जमाना में वो भी चीजें शामिल हैं। जब आपने WHO की ये बात की, तो WHO में हाइड्रोक्लोरोक्वीन के अंदर में चाइना के दबाव में जब WHO ने कहा कि इसके ऊपर में कोई ट्रायल को रोका जाए, क्या हुआ? देखिए ये चीजें टीवी चैनलों रिपोर्टों में नहीं बताई जाती कि क्या है। भारत, हाँ मुझे ये मानना है, जब सुशांत सरिन कहते हैं कि हमें और तगड़ा होना होगा, और ये मैं मानता हूं, ये विवाद जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा है भारत के लिए। आप इसको अंडर द कारपेट न स्वीप करें। आप नेपाल की बात उठाते हैं, मैं तो नेपाल कि हमको आपको और पता होना चाहिए 2015 में 2 महीने का हमको और एग्रेसिव होना चाहिए सर। मैं तो वही बात कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। मैं तो यहां तक कह रहा हूं किया है, पहली बार स्ट्राइक करते हैं कि WHO की आप बात कर रहे हैं, WHO ने जिस तरीके से चीन को बैकअप किया है, उसके जो ट्रूडो साहब है वो जिस तरीके से काम कर रहे थे, 31 दिसंबर 2019 को पहला मामला आया और आप 11 मार्च को आकर आप पैंडेमिक घोषित कर रहे थे चीन के दबाव में। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये चीजें अब तो आनी चाहिए। जी हाँ, WHO का चेयरमैनशिप अभी आया हमारे पास, आप देखिए ना सही। नीरज जी थोड़ा धैर्य रखिए, समय सर कम हो रहा है। मैं फटाफट जरा एक बार विष्णु जी से और सुशांत जी से बात करना चाहता हूं। सुशांत जी, अप्रोच में दिक्कत नहीं है, जैसा कि सिन्हा जी भरोसा दिला रहे हैं, हमें, मैं तो खुद मानता हूं हमें उसमें दिक्कत नहीं है। हमको केवल अपनी पॉलिसी ब्लैक एंड व्हाइट में रखनी चाहिए, क्लियर ये है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो किसने आपको कहा कि ये पॉलिसी ऐसी क्लियर नहीं है? अगर क्लियर है तो सर फिर ये पूरे बॉर्डर में 23 जगहों पे विवाद क्यों है? नहीं तो विवाद तो रहेगा ना, क्योंकि हमने इसीलिए कहा हुआ है कि हमारी दावेदारी जहां पर है हम उस दावेदारी से पीछे नहीं हट रहे, इसीलिए दबाव है ना चीन की तरफ से, इसीलिए दबाव है, हम लोग भी वहां पर इसीलिए बैठे हुए हैं। अब या तो आप ये कहिए कि भाई हम सीधा सीधा चीन के ऊपर यलगार करें, आक्रमण कर दें और फिर देखी जाएगी क्या होती है। आप ये कह सकते हैं, आप बहुत लोग ये मानते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन क्या ये अभी जरूरत है करने की? अगर आप एक दृढ़ तरीके से एक जगह पे बैठे हुए हैं तो उसको कमजोरी क्यों समझा जा रहा है? मुझे ये नहीं बात समझ में आ रही। अगर चीन ने कहीं पे घुसपैठ की है, चलिए मैं तो मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं अगर खामी हुई है कि हमने ये सोचा कि वो अपने सैनिक नहीं लेके आएंगे और वो लेके आए, तो फिर हमारा अहमकानापन है कि हमने ऐसा क्यों सोचा। हम क्यों हरदम ये होता है कि हम दुश्मन के ऊपर इतना विश्वास कर लेते हैं कि वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। हमारे यहाँ पर क्यों ये सोच नहीं होती कि अगर वो नहीं उठाएगा लेकिन अगर उठा लेगा तो फिर हम क्या करेंगे, और उसकी पहले से तैयारी हो बनस्बत इसके कि जब वो उठा ले कदम उसके बाद हम तैयारी करें। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो एक तरफ मामला है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो हम खड़े हुए हैं ना कि ये पीछे तो नहीं हटा अभी तक कोई। अब स्टोक्टन साहब के लिए ये बोलना, इनको सब पता है, ये जो हम आपसे सारे सवाल जवाब कर रहे हैं ये शैतानी कर रहे हैं हमारे साथ, सबके साथ, और ये बड़े शैतान आदमी है, ये हमारे साथ सबके साथ शैतानी करते हैं, ये अक्सर ये चुस्कियां लेते हैं ये सारे सवाल खड़े करके, इनको सबका जवाब पता है। लेकिन
मुद्दा बेसिकली ये है कि क्या आप अभी अगर जंग आई या जंग के हालात बने तो जरूर जंग लड़ी जाएगी, लेकिन जानबूझ के जंग की तरफ बढ़ना, देखिए कोई भी समझदार और संयम वाला सरकार या रियासत जो होती है वो जंग में ऐसे ही नहीं कूद जाती। चीन भी आपसे, अगर चीन की दावेदारी है तो वो पूरी तरीके से आपके ऊपर आक्रमण क्यों नहीं करता अपनी दावेदारी ठोकने के लिए? हमारी भी दावेदारी है और उसी पर तो विवाद है। हमने कौन सा उनको साइन ऑफ करके दे दिया कि भाई अच्छा ठीक है आप बैठे रहिए। दूसरी तरफ ये बात जरूर हुई है और भारत सरकार जब से खास तौर पर मोदी सरकार आई है वो ये इंसिस्ट करते आ रही है कि भाई आप ये जो बॉर्डर का मामला है इस पर आप संजीदगी से बात करिए और ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो। समय एकदम खत्म हो रहा है। मैं छोटे छोटे दो जवाब लेना चाहता हूँ विष्णु जी। विष्णु जी एक 30-40 सेकंड का आप जवाब हो, एक 30-40 सेकंड स्टोपडन जी के लिए। विष्णु जी पहले आप, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, संक्षेप में दीजिएगा। नीरज जी आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। मुझे थोड़ा सा ये जरूर कहना है कि नीति में दूसरे देशों के रिश्तों में अपनी ताकत जानना जरूरी है, पर जो आपका ओपोनेंट है उसकी ताकत भी जानना जरूरी है। राइट। बहुत आसान है ड्राइंग रूम्स में बैठ के और या एक एको चैम्बर क्रिएट करके अपनी बातें सुन के दोहराना और कहना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो देश जो काम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं और सरकार के अधीन मोदी सरकार की में कर सकते हैं कि आप नम्रता से बात करें और जो करना है आपको करें। हमारी जो आज ताकत है वो ये है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो सब जानते हैं। पर मैं एक सवाल आपसे करता हूं रेटरिकली, जब एक जगह का बाहुबली होता है जो अपने आप को बाहुबली समझता है तो आप क्या करेंगे? जाके उसकी आंख में उंगली करेंगे या अपनी डिफेंस बढ़ा के और फिर अपना समय दे के फिर बात करेंगे? जहां आप कहते हैं कि बातचीत का कोई फायदा नहीं है या कि बातचीत से क्या निकला है, तो साहब अगर ये बातचीत एक दिन में हल नहीं होती है। आप पेशेंस की बात करते हैं, चाइना 200 साल, आप कह रहे थे चाइना 200 साल देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि पेशेंटली काम करता है। डिप्लोमेसी में प्लीज समझिए कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता सर। मेरी गुजारिश और इल्तिजा इतनी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अपने आप, आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया अभी। 4 होते हैं वो नहीं होते कि अगर कोई माफिया, कोई भूमाफिया आपका खेत आधा कब्जा कर ले, उसको जोतने लगे और जो आपका आधा अब बचा है उसमें से भी वो 10% और घेर के उसकी जुताई करे और आपसे कहे कि ये तो मेरा है, तब आप क्या करेंगे? आप उससे बातचीत करेंगे, समझौता करेंगे या डिफेंसिव बने रहेंगे? मुझे नहीं पता, ये विशेषज्ञों का काम है। मैं तो सिर्फ एक प्रश्न रख रहा था। तो उस परिस्थिति में हर आदमी को अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से तय करना पड़ेगा और एक न एक दिन तो आपको तय करना पड़ेगा। सुशांत जी आप इशारा कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, जो आपने सवाल बोला ना, मैं उसका बड़ा सिंपल सा आपको जवाब देता हूँ। ये डिपेंड करता है और यही मैं विष्णु प्रकाश जी जो बात कर रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अगर जिसने आपके खेत के ऊपर कब्जा किया बहुत बड़ा बाहुबली होगा, तो या तो आप बिल्कुल दबक के बैठ जाएंगे जो भारत नहीं बैठा, या आप उसके खिलाफ एक मुकदमा करेंगे और जो आपके पास है उसको बचा के रखेंगे। अगर उस पर आता है तो फिर आप भी उससे 2 हाथ करेंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं तो उसकी औकात ही नहीं होगी आपके साथ ये करने की। और अगर उसने आपके आधे हिस्से के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आप अपनी ताकत को बढ़ाइए और उससे बाकी अपना आधा हिस्सा भी ले लीजिए और वही ताकत बढ़ाने की तरफ हमारे को बढ़ने की जरूरत है। बनस्बत इसके कि फिजूल में अपनी छाती ठोकते रहें और कोई फायदा नहीं होगा। जी सरी साहब, मेरा समय एकदम खत्म हो गया है और बहुत सारी हमने चर्चा की, बहुत सारे सवाल और जवाब हुए। हमें उम्मीद है कि मामला हमारे पक्ष में रहेगा और जल्दी से जल्दी हल हो जाएगा। देखते हैं कल क्या नतीजा निकलता है इस बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को देखने के लिए। सारे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।